हेलो गाइस, आज हम एचटेट 2015 पीजीटी केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, हो सकता है आपको आवाज़ क्लियर ना आए, बट यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको देख करके आप उस चीज़ को समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, कोई कंपाउंड ए है जिसको हमने KMnO4 से ट्रीट किया तो हमें मिला बेंजोइक एसिड। यहाँ पे हमें बताना है ए क्या है। देखिए, किसी चीज़ का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो पहले वो किस में कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड में, एंड देन वो कन्वर्ट होगा किस में, एसिड में। लेकिन KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस वजह से वो डायरेक्टली एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका कोई ना कोई एल्कीन ग्रुप होता है। तो देखिए यहाँ पे C6H5 फिनाइल तो सभी में है, लेकिन यहाँ पे CH3 है, यहाँ NH2 है, यहाँ नाइट्रो है और यहाँ NHCH3 है। तो जो एल्काइल ग्रुप है वो बेंजाइल के ऊपर, फिनाइल के ऊपर कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इसलिए हमारा जो ये वाला कंपाउंड था वो ऑप्शन नंबर 1 के अंडर आता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जैसे अराइल एल्काइल प्लस KMnO4 ऑक्सीडेशन किया तो अराइल एसिड मिलेगा हमें, और जो एसिड मिलेगा वो किस में मिलेगा, बेंजाइलिक पोजीशन में मिलेगा। बेंजाइलिक पोजीशन यानी ये बेंजीन रिंग है, इससे जो नेक्स्ट कार्बन होता है इसके ऊपर जो आपको ग्रुप मिलेगा वहां पे एसिड ग्रुप लगा हुआ मिलेगा। तो देखिए, कोई भी आप अगर किसी भी तरीके का आप एल्काइल यहाँ पे ले रहे हैं तो वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रहा है, एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए यहाँ पे सिंगल CH3 था तो COH, यहाँ पे इस तरीके का प्रोपेन वाला ग्रुप लगा था तो भी आपको डायरेक्ट यहाँ पे बेंजाइलिक पोजीशन पे एसिड आएगा। अगर इस तरीके का ग्रुप लगा है तो भी यहाँ पे बेंजाइलिक पोजीशन पे ही एसिड ग्रुप आएगा, या डाई एसिड बन जाएगा। और इसका इस तरीके का कोई टर्शरी ग्रुप लगा है तो वो रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ों को भी ध्यान रखना आपको जरूरी है कि इस तरीके का अगर आपको कोई भी रिएक्शन आगे फर्दर देखने को मिले तो किस तरीके से आपका एसिड में कन्वर्ट होगा। यानी प्राइमरी सेकेंडरी वाले ही यहाँ पे रिएक्शन शो करेंगे, टर्शरी वाला शो नहीं करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव मैक्सिमम पोलराइजिंग पावर। तो मैक्सिमम पोलराइजिंग पावर किसकी होगी, सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, लिथियम आयन और सीजियम आयन। ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है लीना की रब से फरियाद वाली सीरीज से। उसमें हमें बताना है इन आयंस के अंदर मैक्सिमम पोलराइजिंग पावर किसकी होगी। तो ये हमें सबसे छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे माइंड में रखना है, जितना छोटा आयन होगा उतनी ही ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी उसकी। तो यहाँ पे सबसे छोटा साइज किसका है, डाउन द ग्रुप, ये हमें एलिमेंट दिए गए हैं तो डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ जाता है, चाहे वो आयन का हो चाहे एटम का। तो लिथियम जो है सबसे टॉप पे है, इसलिए लिथियम का आयन क्या होगा, सबसे छोटा आयन होगा, इसीलिए इसकी पोलराइजिंग पावर भी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 1 राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन अमोनियम एसीटेट यानी CH3COONH4 अमोनियम एसीटेट इज हीटेड विद पोटाशियम पेंटाऑक्साइड, द प्रोडक्ट क्या होगा। यहाँ पे देखिए, जब एसिटिक एसिड अमोनियम एसीटेट जिसको एसिटामाइड भी बोलते हैं, यहाँ पे एसिटिक एसिड को H+ अमोनियम आयन से रिप्लेस करके बनाया जाता है अमोनियम एसीटेट। तो अमोनियम एसीटेट का जब हम रिएक्शन करवाते हैं, हीट करवाते हैं पोटाशियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में, यहाँ पे ये 4 है, तो हमें मिलता है मिथाइल साइनाइड, जिसको एसिटोनाइट्राइल भी बोलते हैं। क्या मिलता है, मिथाइल साइनाइड, और इसका एक नाम इथेन नाइट्राइल भी है। तो ये कॉमन नेम है, इनको थोड़ा सा ध्यान में रख के हमें इन चीजों को करना है, मिथाइल साइनाइड, एसिटोनाइट्राइल या इथेन नाइट्राइल। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। Which of the following process would lead to a decrease in entropy? एंट्रोपी डिक्रीज किसमें होगा, हमें कुछ रिएक्शंस गिवन है। यहाँ पे देखिए, जो रेड पेन से है वो मैंने आपको आंसर समझाने के लिए किया हुआ है, जो ब्लू पेन से लिखा गया है वो आपके क्वेश्चन पेपर में गिवन है। यहाँ पे 2O3 2 मोल है जो ऑक्सीजन के रिएक्ट करके 3 मोल ऑक्सीजन हमें यहाँ पे दे रहे हैं। यहाँ पे सॉरी ऑक्सीजन ये ओजोन है, O3 ओजोन, 2 मोल ऑफ ओजोन रिएक्ट टू फॉर्म 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो नंबर ऑफ मोल क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं इस रिएक्शन में। तो जहां पे नंबर ऑफ मोल इंक्रीज हो जाते हैं वहां पे आपकी एंट्रोपी भी बढ़ जाती है। एंट्रोपी क्या होता है, रैंडमनेस इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इधर उधर भागेंगे तो वो भागने से जो वहां पे हड़बड़ाहट या जो भी मतलब
डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, दैट डिस्टर्बेंस इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ एंट्रोपी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं, दैट्स वाई इस रिएक्शन में आपके एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सेकेंड में देखिए 1N2O4 और यहाँ पे 2NO2 में, यानी 1 मोल इसका 2 मोल, यहाँ भी नंबर ऑफ मोल इंक्रीज हो रहे हैं, दैट इज एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, यहाँ पे 1 मोल इसका था, 1 और 1 2 हो गए, इंक्रीज हो रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स, तो एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे देखिए 1 मोल नाइट्रोजन का, 3 मोल हाइड्रोजन का, रिएक्ट टू फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया, 1 + 3 कितना हुआ 4, 4 से कितने में कन्वर्ट हो रहा है 2 में, तो 4 मोल से 2 मोल्स में जा रहा है, नंबर ऑफ मोल डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। तो इसने हमसे क्वेश्चन में पूछा था डिक्रीज इन एंट्रोपी, तो किसमें होगा, ऑप्शन नंबर 4 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट हैज द सेम वैल्यू ऑफ वॉन हॉफ फैक्टर एज दैट ऑफ K3FeCN6। ये जो वॉन हॉफ फैक्टर है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से पूछा गया है। तो सेम नंबर ऑफ वॉन हॉफ फैक्टर का मतलब है कि आयंस का नंबर अगर सेम है तो वॉन हॉफ फैक्टर का नंबर भी सेम होगा। देखिए यहाँ पे K2SO4 है, K2SO4 का मतलब जब आप इसको सोल्यूशन में डिजोल्व करेंगे तो 2 आयन हमें पोटाशियम के मिलेंगे, एक सल्फेट का मिलेगा, टोटल कितने आयन हुए, 3 आयन हुए। KCl में देखेंगे तो 1 आयन किसका, पोटाशियम का, 1 इसका Cl का, 2 आयन हुए। और Al2SO4 का थ्राइस देखेंगे तो 2 आयन एल्यूमिनियम के, 3 आयन सल्फेट के, टोटल 5 आयन्स हुए। यहाँ पे देखेंगे तो 1 आयन एल्यूमिनियम का और 3 आयन्स किसका, नाइट्रेट का। ओके, तो यहाँ पे कितने आयन हुए, 4 आयन्स हुए। यहाँ पे कितने हुए थे, 3 2 5 4। अब यहाँ पे देखते हैं ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है कितने देगा, 1 आयन, तो ये आपका पूरा कॉम्प्लेक्स में आएगा और 3 आयन आपके पोटाशियम के आएंगे, टोटल कितने हो गए 4। तो 4 ये आयन देगा और 4 आयन ये देगा, इसलिए दोनों का वैल्यू जो है आई का वैल्यू, वॉन हॉफ फैक्टर आई का जो वैल्यू होगा दोनों केस में क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि वॉन हॉफ फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल फॉर्म इन सॉल्यूशन पर मोल ऑफ सोल्यूट। ओके, तो इसलिए सेम नंबर ऑफ वॉन हॉफ फैक्टर का वैल्यू अगर इस कॉम्प्लेक्स के लिए किसका होगा, ऑप्शन नंबर 4 का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ N-ब्यूटेन इज। देखिए N-ब्यूटेन की जो कन्फर्मेशन होती है अगर हम मोटे मोटे लेवल पे बोले तो 2 होती है, एक एक्लिप्स और एक होती है स्टैगर्ड, लेकिन उनमें भी आगे टाइप्स हो जाती हैं रोटेशन के बेस पर। तो इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एनर्जी जो है kg/मोल में इंक्रीज हो रही है और यहाँ डाइहेड्रल एंगल्स लिखा है। जब आपके पास ब्यूटेन है, ब्यूटेन इसका रोटेशन किया जाता है तो इसके जो मिथाइल ग्रुप्स हैं, इन मिथाइल ग्रुप्स की पोजीशन के अकॉर्डिंग उसकी जो कन्फर्मेशन आती है वो एक्लिप्स या स्टैगर्ड होती है। देखिए फुली एक्लिप्स्ड का मतलब है आपका एक मॉलिक्यूल ये है कार्बन का और एक ये आगे डॉट की फॉर्म में दिखाया जाता है। इस डॉट वाले से एक CH3 एक H और एक H अटैच है और पीछे वाले से भी एक CH3 एक H और एक H अटैच है। अब जब दोनों CH3 एक दूसरे के जस्ट पीछे होते हैं, एक दूसरे के बैक पोजीशन पे, ये मैंने थोड़ा सा साइड करके इसलिए दिखाया ताकि यहाँ पे क्लियरली शो हो जाए, एक दूसरे के जस्ट पीछे होते हैं तो होता है फुली एक्लिप्स्ड। इन दोनों के बीच में जो आपका रिपल्शन होगा वो बहुत ज्यादा हाई होगा क्योंकि बिगर मॉलिक्यूल्स है। लेकिन थोड़ा सा इसको 60 डिग्री पे रोटेट करते हैं तो ये CH3 यहाँ पे आ जाता है इस CH3 और इस H के बीच में, तो रिपल्शन थोड़ा सा कम हो जाता है। फिर और उसको 60 डिग्री यानी 120 तक उसको रोटेट करते हैं तो ये जो मिथाइल ग्रुप है इधर H के पास आ जाता है, तो यहाँ पे रिपल्शन और ज्यादा कम हो जाता है। जो पहले वाली स्टेज बनी थी ये बनी थी गुची यानी आपकी ये स्टैगर्ड की एक फॉर्म है, ठीक है। इधर फिर ये है एक्लिप्स क्योंकि एक दूसरे के पीछे आ रहे हैं जस्ट, लेकिन ये पार्शली एक्लिप्स्ड हो गई। फिर उसको 60 डिग्री और रोटेट करेंगे तो ये CH3 और CH3 एक दूसरे के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ जाते हैं, तो ये आपकी हो जाती है स्टैगर्ड एंटी वाली, ठीक है। फिर फर्दर उसको रोटेट करेंगे तो आपकी फिर से एक्लिप्स्ड पोजीशन बनेगी, इधर CH3 आ जाएगा, इस तरीके से पोजीशन चेंज होती रहेगी। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक्लिप्स वाले में रिपल्शन जो है मिथाइल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बहुत ज्यादा हाई है एटम्स के बीच में, लेकिन स्टैगर्ड में थोड़ा कम हो जाता है। गुची में ज्यादा रहता है एज कंपेरिजन टू एंटी स्टैगर्ड। तो एंटी स्टैगर्ड में सबसे कम रिपल्शन होने की वजह से इसकी एनर्जी जो है सबसे
लो हो जाती है, और जिसकी एनर्जी जितनी ज्यादा कम होगी उतना ही ज्यादा वो क्या हो जाता है, स्टेबल कन्फर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एंटी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन इज मोर स्टेबल देन ग्यूची स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन, बिकॉज इन एंटी स्टैगर्ड एन ब्यूटेन द मिथाइल ग्रुप आर प्लेस्ड एट ए डाइहेड्रल एंगल ऑफ 180 डिग्री and the steric hindrance is minimum in anti form than in Gucci form. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे 6 वाले का आंसर क्या हो जाएगा आपका, फुली स्टिगर्ड जो है यानी एंटी वाली वो आपकी क्या है, मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन है एन ब्यूटेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट शो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कौन शो करते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम क्या करते हैं, बेंजीन रिंग लेकर के बेंजीन को हम कन्वर्ट करते हैं। ये देखिए बेंजीन लेकर के इसको कन्वर्ट किया जाता है। अब बेंजीन को या तो अल्काइल बेंजीन में कन्वर्ट किया जाता है या असाइल बेंजीन में। अगर हम अल्काइल हैलाइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो अल्काइल बेंजीन बन जाती है, और असाइल हैलाइड के प्रेजेंस में करवाएंगे तो असाइल बेंजीन बन जाती है। लेकिन यहाँ पे जो एनिलीन है, एनिलीन आपका ना तो ये रिएक्शन शो करेगा, बाकी जो है टोल्यूइन, जाइलिन, क्यूमिन ये आपकी रिएक्शन शो कर देंगे। एनिलीन जो है वो रिएक्शन इसलिए शो नहीं करता क्योंकि जो हम यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर कैटालिस्ट लेने वाले हैं एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, यहाँ पे जो ये रिएजेंट है आपका, वैसे तो देखिए लुईस एसिड होता है। अगर हम इसको देखें लुईस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एल्यूमिनियम क्लोराइड जो आपका लुईस एसिड है, लेकिन जब आप एनिलीन की प्रेजेंस में ये कैटलिस्ट डालते हैं तो ये कैटलिस्ट एक लुईस बेस की तरह काम करने लग जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से क्या करता है, अमोनिया जो एनिलीन में आपका NH ग्रुप होगा, NH2, वहां पे नाइट्रोजन के लोन पेयर के ऊपर अटैक कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से ये लुईस act as a Lewis base and attack the lone pair of nitrogen present in aniline to form an insoluble complex which precipitate out and the reaction does not proceed. Next question number 8, maximum covalency of nitrogen is। नाइट्रोजन की कोवलेंसी हमें बतानी कितनी होगी मैक्सिमम। देखिए वैसे तो नाइट्रोजन की कोवलेंसी या तो 3 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए मैं ये भी बताऊंगी आपको कि एक्सपेक्टेड हमारी होती है 3 या 5, लेकिन जो एक्चुअल में कोवलेंसी पाई जाती है वो नाइट्रोजन की होती है 4 इज द राइट आंसर। हाउ, लेट्स सी। देखिए जैसे कि अमोनियम आयन में हम देखते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन की कैपेसिटी होती है 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाने की और 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी भी वो रखता है लोन पेयर की वजह से, जिसकी वजह से उसकी कोवलेंसी क्या हो जाती है, 4 की हो जाती है। और थोड़ा सा डिटेल में हम देख लेते हैं एक्सपेक्टेड 3 या 5 की क्यों थी, क्योंकि इसके जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है वो तो या तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम P में देखें तो 3 है, या मैक्सिमम हम देखें तो कितने हैं, 5 है। या तो 3 होनी चाहिए थी या 5 होनी चाहिए थी। The maximum covalency या valency for element not having d orbital is equal to number of unpaired electron। इसी वजह से क्या थी इसकी 3 और 5 expected थी, present in the valence shell of s and p orbital। The covalency is determined by the number of electrons shared while forming a chemical compound। आगे एक चीज और हमें जो नोट करनी है वो क्या है कि जो मैक्सिमम कोवलेंसी होती है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप इज 4। जो हर एक ग्रुप का पहला एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है, उसकी कोवलेंसी 4 होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं और इसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं, जैसे स्मॉल साइज ऑफ एटम, नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से वहां पे इसकी कोवलेंसी क्या हो जाती है, 4 हो जाती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, शुगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन है कोवलेंट सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, अमरफस सॉलिड। तो आंसर हमारा होगा यहाँ पे मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखिए जो सॉलिड होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, एक अमरफस सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है फर्दर वो 4 से 5 टाइप्स के होते हैं। कहीं भी तो एटॉमिक सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड को इकट्ठा ही कंसीडर कर लिया जाता है, कहीं पे सेपरेट। तो ये इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 5 टाइप्स मैंने लिखे हैं, एटॉमिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड और मेटेलिक सॉलिड। जो शुगर है वो आपका किसके अंदर आता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर आता है। ये मॉलिक्यूल्स के बने हुए होते हैं,
इनके कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, वीक फोर्सेज होती है इनके अंदर, लो मेल्टिंग पॉइंट, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, फॉर एग्जांपल सुक्रोज, शुगर्स। तो ये आपका कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाता, ना ही आयनिक बॉन्ड बनाता है, ना ही अमरफस है। तो कैसा है ये? मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आपसे पूछा जाए तो C12H22O11 होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, कंपाउंड विच गिव टेस्ट विद टॉलरेंट रिएजेंट इज। उस कंपाउंड का नाम बताइए जो टॉलरेंट रिएजेंट के साथ टेस्ट देगा, पॉजिटिव टेस्ट देगा। देखिए वैसे तो टॉलरेंट रिएजेंट जो है हमें पता होना चाहिए किसके साथ टेस्ट देते हैं, वो एल्डिहाइड्स और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स के साथ टेस्ट देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमें ऑप्शन में गिवन है एस्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड और फिनाइल एस्टिक एसिड गिवन है। तो पहली बात तो टॉलरेंट रिएजेंट एसिड के साथ टेस्ट ही नहीं देता, क्योंकि मैंने अभी बताया वो टेस्ट देगा या तो एल्डिहाइड्स के साथ या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स के साथ। एल्डिहाइड कैसे? बेंजोल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, इन सब के साथ वो टेस्ट देता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमें फॉर्मिक एसिड दिया है और एस्टिक एसिड, बेंजोइक एसिड, फिनाइल एस्टिक एसिड, इन सब में से हमें चूज करना है कि राइट क्या है। तो हमारा राइट ऑप्शन होता है फॉर्मिक एसिड। ऐसा क्यों? देखिए क्योंकि फॉर्मिक एसिड में यहाँ पे एक H होने की वजह से HC+OH, यहाँ पे एक H होने की वजह से इधर से अगर ग्रुप देखें तो समवट एल्डिहाइड ग्रुप की तरह शो होता है। तो यानी इस फॉर्मिक एसिड के अंदर कुछ एक करेक्टर जो है एल्डिहाइडिक नेचर का भी होता है। इसी वजह से ये क्या करता है, सिल्वर मिरर टेस्ट शो कर देता है, टॉलरेंट रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर जाता है। जबकि बाकी सभी में हम देखें तो इधर C+OH के साथ इधर फिनाइल लगा है, इधर CH3 मिथाइल लगा है और इधर तो आपका फिनाइल एसिटेट तक आयन तक लगा है इसमें। तो या इसलिए ये रिएक्शन जो बाकी के फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ है ये आपके टॉलरेंट रिएजेंट टेस्ट नहीं देंगे। कौन सा देगा? फॉर्मिक एसिड देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एग्जाम्पल ऑफ वाटर सोल्यूबल विटामिन इज। विटामिन A, C, D और E। तो इनमें से हमें राइट चूज करना है। राइट है हमारा विटामिन C। हाउ, इसको याद रखने की ट्रिक मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ शॉर्ट में। देखिए जो कीड़ा है आपका KEDA, ये चारों विटामिन आपके फैट सोल्यूबल होते हैं। इसको इस तरीके से याद रख लीजिए कि कीड़ा है, मर जाएगा तो पानी में डिजोल्व नहीं होगा, किसमें? फैट में डिजोल्व हो जाएगा। लेकिन जो बच गए दो, A के बाद B और C, D, E के बाकी के यहाँ पे कवर हो गए हैं। तो B और C जो आपके विटामिन बच गए हैं, विटामिन B एंड C, ये आपके वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में हमारे D, E, A और C था, तो C बचा। C क्या हमारा? वाटर सोल्यूबल है। क्वेश्चन नंबर 12, द कंपाउंड नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन इज। यहाँ हमें दिया है B6H6, जिसको हम क्या बोलते हैं? हेक्सा हाइड्रो हेक्सा बोरेट। C3N3H3, मेलामाइन और साइन्यूरोमाइड या 135 ट्राई अजाइन इसका नेम है। B3N3H6 जिसको बोराजीन या बोराजोल बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल विद बेंजीन है ये। B3H8 ऑक्टाहाइड्रो ट्राइबोरेट इनके नेम है। क्योंकि ये देखिए बोराजीन जो है बेंजीन के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो स्ट्रक्चरल है, इसीलिए इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहा जाता है। क्योंकि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है इसलिए इनऑर्गेनिक बेंजीन है, और बेंजीन हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसलिए वो ऑर्गेनिक बेंजीन हो गई। तो ये ऑर्गेनिक बेंजीन से सिमिलर कौन सा है? इनऑर्गेनिक बेंजीन, बोराजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ए मिक्सचर यूज फॉर रेस्पिरेशन बाय द सी डाइवर्स इज। देखिए जो समुद्र में सी डाइवर्स होते हैं, समुद्र में डुबकी लगाने वाले होते हैं, वो सांस लेने के लिए गैसेज के एक मिक्सचर यूज करते हैं। H2O, N2O2, हीलियम प्लस ऑक्सीजन, नियोन प्लस ऑक्सीजन। इनमें से राइट वन चूज करना। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का मिक्सचर भी यूज किया जाता है और हीलियम प्लस ऑक्सीजन का मिक्सचर भी यूज किया जाता है। जो हाइड्रोक्स है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का मिक्सचर है, ये सांस लेने के लिए यूज किया जाता है जब डाइविंग बहुत ज्यादा डीप हो, वेरी वेरी डीप डाइविंग हो। लेकिन हीलियम प्लस ऑक्सीजन साथ में इसके कुछ ना कुछ हाइड्रोजन का परसेंटेज भी रहता है, जिसको हम हाइड्रीलॉक्स बोलते हैं, हाइड्रीलिऑक्स। ये जो है ये डाइविंग के लिए यूज किया जाता है, रेस्पिरेशन के लिए डाइविंग के टाइम पे। कब यूज किया जाता है? जब आपकी डाइविंग बिलो 130 मीटर हो, 130 मीटर की गहराई से कम, ज्यादा की गहराई में आपको ज्यादा हो, नीचे की तरफ ज्यादा हो, तब हम ये मिक्सचर यूज करते हैं। और ये कमर्शियल डाइविंग के लिए यूज किया जाता है। जैसे गोताखोर वगैरह होते हैं वो इस मिक्सचर को यूज करेंगे। जो नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन का मिक्सचर है ये यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि नाइट्रोजन जो है अगर उसको इनहेल कर लिया जाए
अंडर बहुत ज़्यादा अगर आप डीप चले जाएंगे समुद्र में तो वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से ये हमारे ब्लड के साथ रिएक्ट कर जाएगा। ब्लड के साथ रिएक्ट करने की वजह से वो एक पॉइजनस केमिकल बना देता है जो कि हमारे लिए फेटल हो सकता है। और नियोन प्लस ऑक्सीजन ये ऐसा कोई मिक्सचर यूज नहीं किया जाता, ये जस्ट कंफ्यूज करने के लिए हीलियम और नियोन में कंफ्यूजन के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया। तो इन दोनों में से हमारा जो राइट वन होगा मोस्ट करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। द मोनोमर ऑफ नियोप्रीन रबर इज। नियोप्रीन रबर के मोनोमर हमें बताना क्या होगा, जो ऑप्शन दिया है उसी के अकॉर्डिंग मैं आंसर बता रही हूँ। पहला आइसोप्रीन। आइसोप्रीन जो है 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन होता है, ये नेचुरल रबर का मोनोमर है। क्लोरोप्रीन जिसको ये जो मोनोमर है ये किसका है, नियोप्रीन रबर का है। विनाइल बेंजीन। विनाइल बेंजीन स्टाइरीन पॉलीमर का मोनोमर है। और 1,3-ब्यूटाडाइन सिंथेटिक रबर का पॉलीमर होता है। 1,3-ब्यूटाडाइन जो हमें यहाँ पे गिवन है वो सिंथेटिक रबर का आपका क्या है, मोनोमर है। तो नियोप्रीन का क्या हो जाएगा, क्लोरीप्रीन। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। एट एसटीपी 2 ग्राम ऑफ हीलियम गैस जिसका एटॉमिक मास 4 है ऑक्यूपाई वॉल्यूम ऑफ 22.4 डेसीमीटर क्यूब, 11.2 डेसीमीटर क्यूब, 5.6 डेसीमीटर क्यूब, 2.0 डेसीमीटर। तो देखिए एक मोल यहाँ पे हमें 2 ग्राम दिया है, तो हम ग्राम की बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं एसटीपी कंडीशंस के ऊपर। अगर 1 मोल गैस हमें दी है तो वो 22.4 लीटर और 22.4 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। ओके, 1 मोल हीलियम गैस का मतलब होगा 4 ग्राम हीलियम गैस। तो 1 मोल इक्वल टू 4 ग्राम कितना ऑक्यूपाई करेगी, 22.4 लीटर। अगर हम 1 ग्राम की बात करें तो 22.4 अपॉन में 4, और अगर 2 ग्राम की बात करें तो इंटू में हम उसका 2 कर देंगे। 22.4 अपॉन 4 इंटू 2। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11.2 डेसीमीटर क्यूब और 11.2 लीटर। इतना वॉल्यूम यहाँ पे ऑक्यूपाई होने वाला है। और सीधा मोल लीटर में देखें तो 4 ग्राम का मतलब 1 मोल, 2 ग्राम का मतलब हाफ मोल। तो 1 मोल में अगर 22.4 लीटर आ रहा है तो हाफ मोल में उसका आधा ही आएगा, 11.2 लीटर और डेसीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सोल्यूशन हैज द हायर फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ हमें एक्वा सोल्यूशन दिया। देखिए चाहे हमें हायर फ्रीजिंग पॉइंट बताना हो चाहे लोअर फ्रीजिंग पॉइंट बताना हो, इसके लिए सबसे हमें वॉन हॉफ फैक्टर का वैल्यू निकालना पड़ता है। अगर हमारा मोलैलिटी सेम है, यहाँ पे कंसंट्रेशन हमारी सेम है 0.1 मोल और 0.1 0.1 0.1, तो हमें जस्ट यहाँ पे आई का वैल्यू देखना है। इसके लिए 2 और 3 कितना हो गया 5, इसलिए 1 और 3 कितना हो गया 4, 1 और 2 3, और एक अमोनियम आयन का एक क्लोरीन आयन का कितना हो गया 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयन्स के लिए हमने वॉन हॉफ फैक्टर का वैल्यू देख लिया। अब यहाँ हमें देखना है क्या कि अगर हमारा वैल्यू स्मॉल होगा आई का तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। तो हमें हाई फ्रीजिंग पॉइंट बताना है। हाई फ्रीजिंग पॉइंट के लिए मुझे क्या चाहिए, स्मॉल वैल्यू ऑफ आई। स्मॉल वैल्यू ऑफ आई किसका है, अमोनियम क्लोराइड का है, तो इसलिए मेरा इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट आएगा वो हाई आएगा। 0.1 मोलर अमोनियम क्लोराइड है हायर फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, और अगर वैल्यू आई ग्रेटर होगी तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, लोअर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। सेलेक्ट द पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। इनमें से मुझे क्या निकालना है, पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल निकालना है। तो मैं सबसे पहले इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लेती हूँ। बोरॉन का 5 नंबर पे है तो 2 मॉलिक्यूल है तो 10 इलेक्ट्रॉन। कार्बन का 6 नंबर पे 2 है तो 12। नाइट्रोजन का 7 × 2 14। फ्लोरीन का 9 × 2 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसके बाद इनकी कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे। बोरॉन की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो बनेगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px1 पाई 2py1। देखिए अगर 14 से लेस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो लोअर एनर्जी किसकी होती है, पाई वालों की होती है, उसके बाद सिग्मा वाला आता है। लेकिन 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होती है तो सिग्मा 2pz की एनर्जी लोअर होती है और पाई वालों की हायर होती है। कार्बन के लिए सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 को k स्टार लिख सकते हैं। उसके बाद सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 पाई 2py2। यहाँ पे देखिए पहले वाले में 10 इलेक्ट्रॉन फिल किए थे, 1 आया था, 12 है तो इनका क्या हो गई, पेयरिंग हो गई। नाइट्रोजन के केस में k स्टार
सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, फिर यहाँ पे आएगा सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py2। सिग्मा पहले क्यों आया? क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 या 14 से ज़्यादा हो तो सिग्मा वाला पहले आता है। उसके बाद हमारा आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन के केस में के स्टार सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py2, फिर पाई स्टार 2px2 पाई स्टार 2py2, उसके बाद सिग्मा स्टार 2pz2 आता। लेकिन हमारे कितने इलेक्ट्रॉन? 18 यहाँ तक फिल हो गए हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सभी के अंदर यहाँ पे पेयरिंग है, यहाँ भी पेयरिंग है इलेक्ट्रॉन की, यहाँ भी पेयरिंग है कि कहाँ अनपेयर्ड है? यहाँ पे। बोरॉन के केस में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है ऑर्बिटल्स के अंदर, पाई 2px और पाई 2py के अंदर, इसीलिए इसका नेचर कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच स्पीसीज एक्ट एज एन एसिड ऑल्सो ए कंजुगेट बेस ऑफ अनदर एसिड? ऑप्शन नंबर H3O पॉजिटिव, HSO4 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, जो आंसर है हमारा HSO4 नेगेटिव है। कैसे है? इसने कहा है कि ये खुद भी एक एसिड की तरह काम कर रहा है और किसी दूसरे एसिड का कंजुगेट बेस भी है। कैसे? देखिए ये कंजुगेट बेस किसका है? H2SO4 का। H2SO4 एक एसिड है, किसी एसिड का कंजुगेट बेस क्या है? HSO4 नेगेटिव है। पहली कंडीशन कंप्लीट। फिर कहते हैं खुद भी एसिड की तरह काम करता है। कैसे? अगर इसके पास एक H आयन जो है ये सोल्यूशन के अंदर ये H आयन छोड़ करके सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए ये भी कैसे एक एसिड की तरह बिहेव करेगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने वाले आयन स्पीसीज जो होते हैं वो कौन होते हैं? एसिड होते हैं। तो एक कंजुगेट बेस और स्वयं एक खुद एसिड होने की दोनों की कंडीशन फुलफिल कर रहा है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा HSO4 नेगेटिव। सल्फेट है, कार्बोनेट है, ये खुद एसिड नहीं हो सकते। यहाँ पे H3O पॉजिटिव है, ये आपका कंजुगेट बेस नहीं हो सकता क्योंकि इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, लॉस नहीं किया है, वाटर ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया हुआ है यहाँ पे, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या है? HSO4 नेगेटिव है। क्वेश्चन नंबर 19, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन एटम इन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के जब आप नॉर्मली ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं तो 0 आती है। कैसे बच्चे क्या करते हैं? कैल्शियम की +2 ऑक्सीजन की -2, दोनों का क्या हो गया? 0, तो क्लोरीन की कितनी बचेगी? नेट 0 आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है एक्चुअल में वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड अलग से और क्लोरीन अलग से इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। इसका फॉर्मूला देखें तो इस तरीके से। यहाँ पे हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं तो कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन और OCl नेगेटिव आयन हमारे पास आता है, ऑक्सीक्लोराइड आयन। तो यहाँ पे क्लोरीन आयन की देखें तो यहाँ -1 चार्ज होने की वजह से क्लोरीन का कितना हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट? -1 हो गया। और यहाँ पे ऑक्सीक्लोराइड का देखें तो ऑक्सीजन की -2, क्लोरीन की हम X मान लेते हैं और इक्वल में कितना है? -1 है। तो -2 इधर जाके क्या हो जाएगा? +2 +2 -1 कितना हो गया? +1। तो इस केस में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई? +1। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इज -1 एंड +1। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द कॉम्प्लेक्स आयन विच हैज नो d इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल मेटल एटम इज। देखिए कॉम्प्लेक्स दिए हैं, हमें वो कॉम्प्लेक्स आयन बताना है जिसके पास कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पे मुझे आयरन का कॉम्प्लेक्स दिया है, यहाँ पे कोबाल्ट का, यहाँ पे देखिए इस तरीके का लिखा था क्वेश्चन पेपर में, तो मुझे कुछ रॉन्ग लग रहा है। यहाँ पे मैग्नीज ऑफ और नेगेटिव होना चाहिए, मैग्नीज ऑक्साइड का क्या होना चाहिए? आयन होना चाहिए। तो इसको आप थोड़ा सा अगर इसके अकॉर्डिंग करते हैं तो कुछ गलत कंफ्यूजन होती है वहाँ पे। नेक्स्ट है क्रोमियम का। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें करना है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लेनी है। यहाँ पे जैसे साइनाइड का -1 होता है, 6 के लिए -6 और इधर नेट में -3 पड़ा है, इधर +6 आके कितना बनेगा? आयरन का +3 बनेगा। आई होप आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत अच्छे से कैलकुलेट करनी आती है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी फास्टली बता रही हूँ। कोबाल्ट अमोनिया का न्यूट्रल होता है तो कोबाल्ट का डायरेक्टली +3 आ जाएगा। मैग्नीज ऑफ और नेगेटिव है तो -2 यानी -8, इधर दैट में -1 है तो मैग्नीज का आ जाएगा +7। क्रोमियम का यहाँ पे वाटर का न्यूट्रल होता है तो +3 आ जाएगा डायरेक्टली। अब इसमें देखिए आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, 26, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे तो 23 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। कोबाल्ट का 27 है, 3 इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो 24 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीज का 25 है, 7 इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो 18 और क्रोमियम का +3 है तो
24 इसका एटॉमिक नंबर है, 3 इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन कितने बने, 21 बने। अब हमें सीधा सा पता है, अगर बच्चे जिन्होंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके होते हैं वो 1 सेकंड में इसका आंसर कर देते हैं कि 18 जो है किसकी होती है, आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन होती है। 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन के पास होते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा जिसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, मैंगनीज हो जाएगा। अदरवाइज मैंने यहाँ पे सबकी लिखी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके पास D3 आएगा, इसके पास D4 आएगा, इसके पास D1 आएगा। ऐसा कौन सा है, यही है जिसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड विल हैव लोवेस्ट वैल्यू ऑफ pKa। तो बेंजोइक एसिड, ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड, मेटामिथाइल बेंजोइक एसिड, पैरामिथाइल बेंजोइक एसिड। मैंने यहाँ पे जैसे कि सर्च करके पीके की लिख दी है कि पीके जैसे बेंजोइक एसिड की 4.19 होती है, मेटामिथाइल की 4.269 होती है, और ऑर्थोमिथाइल की 3.90 और पैरा की 4.362। ये जस्ट आपको समझाने के लिए लिखे, इसको लर्न करना हमारे लिए कंपलसरी नहीं होता। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सबसे कम पीके किसका है, ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड का है, जिसकी सबसे, वैसे क्वेश्चन का आंसर ही डायरेक्ट यही पूछा है, लोवेस्ट वैल्यू किसकी है, ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड की। लेकिन अगर हमें ये याद ना हो तो हम कैसे करेंगे। देखिए, जो आपका लोवेस्ट वैल्यू पीके का मतलब क्या होता है कि आपका सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर उसी का होगा जिसका सबसे कम वैल्यू होगा पीके का। पीके वैल्यू लो होगा, पीके कम, तो मतलब एसिडिक नेचर हाईली एसिडिक। ओके, अब यहाँ पे ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड हाईली एसिडिक क्यों होता है, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से होता है। यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप होता है, देखिए पैरा और ऑर्थो दोनों ही ज्यादा एसिडिक होंगे बाकी दोनों से, लेकिन इन दोनों में सबसे ज्यादा कौन होगा, ऑर्थो वाला। क्यों होगा, देख लेते हैं। द मिथाइल ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन डिस्टेबलाइजेस नेगेटिव चार्ज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोनेट आयन। जो एसिड का कार्बोनेट आयन बनेगा उसके नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा। मिथाइल ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जब होगा तब ये डिस्टेबलाइज किस किस वजह से करेगा, एक तो प्लस आई इंडक्टिव इलेक्ट्रोरिलेजिक ग्रुप की वजह से, इलेक्ट्रोरिलेजिक ग्रुप है मिथाइल ग्रुप, और दूसरा है प्लस एच हाइपर कंजुगेशन भी शो करेगा। इसकी वजह से क्या करता है, कार्बोनेट आयन को डिस्टेबलाइज करता है, जिसकी वजह से वो पता क्या करेगा, बड़े इजीली क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन वहां से एच प्लस आयन रिलीज कर देगा और स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाते हैं। लेकिन जो बेटा वाला होता है वो H प्लस जो हाइपर कंजुगेशन वाला इफेक्ट होता है वो शो नहीं करता, बाकी सिर्फ प्लस आई इफेक्ट ही शो करता है। और बेंजोइक एसिड तो सबसे वीक एसिड हो जाएगा इन कंपैरिजन में। लेकिन ऑर्थो और पैरा की बात करें तो ऑर्थो में जो डिस्टेबलाइजेशन होता है सबसे ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन में मिथाइल ग्रुप पड़ा होता है, लेकिन पैरा वाले में ये ग्रुप कहाँ पे है, एंटी पोजीशन पे है, जिसकी वजह से इफेक्ट थोड़ा सा वीक पड़ जाता है। तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ऑर्थो मिथाइल बेंजोइक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, और इसका पीके वैल्यू क्या होगा, लोवेस्ट होगा। The dissociation energy of CH4 and C2H6 are 400 and 680 kilocalorie per mole respectively. The dissociation energy of carbon-carbon bond will be, यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए। अब देखिए, जो मीथेन होता है, मीथेन मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड ही ब्रेक होते हैं, कोई भी कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं होता। लेकिन जो आपका इथेन मॉलिक्यूल है C2H6, उसके अंदर एक तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होता है और 6 बॉन्ड जो है कार्बन हाइड्रोजन के ब्रेक होंगे। ओके, तो यहां से हम सबसे पहले कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड ब्रेक होने की एनर्जी निकाल लेते हैं, किससे, मीथेन वाले से। मीथेन का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमें दिया 400 किलो कैलोरी पर मोल। ये कितने का है, 4 बॉन्ड ब्रेक करने का, 4CH बॉन्ड का। तो एक सिंगल बॉन्ड का क्या हो जाएगा, 400 अपॉन में 400 किलो कैलोरी पर मोल। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ 1CH बॉन्ड इज 100 किलो कैलोरी पर मोल, राइट। नेक्स्ट देखिए, जब C2H6 को हम ब्रेक करते हैं तो एक तो कार्बन कार्बन मॉलिक्यूल ब्रेक होगा, 2 कार्बन से एक कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा, और 6 हाइड्रोजन है, यानी 6 हमारे क्या होंगे, CH बॉन्ड होंगे, 6 CH बॉन्ड ब्रेक हो गए। तो इसी से हम क्या निकालते हैं, हमारा फॉर्मूला निकालते हैं। कैसे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ C2H6 इक्वल में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CC प्लस में 6
बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन। 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया, एक का डालेंगे और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे फॉर्मूले को हम एडजस्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। अगर हमें सीसी चाहिए तो हम सीसी को बाहर लिखेंगे और बाकी सबको इस तरफ हमारे राइट की तरफ ले आएंगे। मैं आपको ऊपर लिख के दिखा देती हूँ कैसे किया मैंने। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ C2H2 इक्वल में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CC बॉन्ड, एक ही बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो एक ही बॉन्ड है, प्लस में 6 इंटू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ 1CH बॉन्ड। 1 का लेंगे और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मुझे ये चाहिए था, ये मैं लेफ्ट पे ले आई और ये मैं राइट पे ले गई इधर, इस तरीके से कर लिया। अब यहाँ पे जब ये निकालना है हमें, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमें C2H6 की गिवन है, कितनी गिवन है, 680 किलो कैलोरी पर मोल, वो लिख ली मैंने। और एक CH बॉन्ड की मैंने मिथेन वाले से निकाली थी, कितनी 100 किलो कैलोरी पर मोल, वो मैंने यहाँ लिखी और 6 से मल्टीप्लाई कर दी, कितना हो गया 600। तो 680 में से 600 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 80 किलो कैलोरी पर मोल। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। यहाँ पे इस चीज की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि CH बॉन्ड की जो एनर्जी हमने वो मिथेन वाले से निकाल ली है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, द बफर सोल्यूशन इज NaCl HCl, K2SO4 H2SO4, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, एसिटिक एसिड और सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। आंसर ऑप्शन नंबर 2 वाला राइट होगा। क्यों होगा, देखिए बफर सोल्यूशन जो होता है एक एक्वा सोल्यूशन होता है जिसके अंदर या तो एक वीक एसिड होगा, और वीक एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस होगा, या फिर कंजुगेट बेस की जगह हम क्या कह सकते हैं, सॉल्ट ऑफ सेम एसिड, यानी जो आपने वीक एसिड लिया उसी वीक एसिड का सॉल्ट हमें लेना है, या फिर वाइस वर्सा यानी कि वीक बेस और वीक बेस का ही हमने क्या लेना है, कंजुगेट एसिड या फिर सॉल्ट ऑफ वीक बेस। क्लियर। अब यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, जो एसिटिक एसिड था वो वीक एसिड था, और जो आपका यहाँ पे पोटाशियम एसीटेट दिया है ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड है। ओके, तो हमने ये बफर सोल्यूशन टिक कर दिया। ये क्यों नहीं है, क्योंकि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं लेना। सल्फ्यूरिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, नहीं लेना। ये दोनों ही बेस है, इनमें कोई भी सॉल्ट नहीं है, इसलिए ये भी रॉन्ग है। तबीयत खराब होने की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी, बट बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम ये पेपर अपलोड कीजिए 2015 का, इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। आई होप सो आपको मेरी आवाज क्लियरली समझ में आ रही होगी इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24। इन द फॉलोइंग अनबैलेंस्ड रिएक्शन HNO2 चेंजेस टू नाइट्रेट आयन प्लस NO, नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइज या रिड्यूस दोनों हो रहा है, या ना ऑक्सीडाइज हो रहा है ना ही रिड्यूस हो रहा है, हमें इनमें से चूज करना है। देखिए, जब ऑक्सीडेशन या रिडक्शन देखना हो तो हमें बैलेंस इक्वेशन की इतनी नीड नहीं होती है। फिर भी अगर आपको बैलेंस्ड इक्वेशन देखनी है तो मैंने यहाँ पे बैलेंस्ड इक्वेशन में लिखी है। यहाँ पे 3 नाइट्रिक एसिड हो जाएगा, नाइट्रिक नहीं नाइट्रस एसिड है, ये HNO2 है, नाइट्रस एसिड हो जाएगा। फिर ये यहाँ पे नाइट्रेट आयन जो दिया है नाइट्रिक एसिड का H रिमूव करके लिखा हुआ है, यहाँ पे नाइट्रिक एसिड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस में वाटर भी रिलीज होगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यहाँ पे +5 है, और यहाँ पे कितनी है +2 है। तो यहाँ पे आपका नाइट्रस एसिड का ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों ही हो रहा है, यानी ये रिडॉक्स रिएक्शन है। और नाइट्रस एसिड आपका ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम करता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन या डिसम्यूटेशन रिएक्शन में होती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस दोनों ही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 25, कंसिडर द फॉलोइंग हाफ रिएक्शन एंड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आयोडीन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके आयोडाइड आयन, ब्रोमीन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ब्रोमाइड आयन, क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड आयन बना रहा है। रिडक्शन पोटेंशियल हमें यहाँ पे गिवन है 0.53, 1.07, 1.36 वोल्ट। ऑप्शंस हमें गिवन है, ऑप्शंस को मैं बाद में समझाऊंगी, पहले थोड़ा एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ यहाँ पे क्या है। देखिए, सीधा मैं पॉइंट पे आती हूँ कि आपका पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, इतनी सी बात है।
पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल किसका सबसे ज्यादा है, क्लोरीन का है। क्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, इसलिए क्या होगा, हायर इज द रिडक्शन पोटेंशियल, हायर इज द ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर क्लोरीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये ऑक्सीडाइज कर सकता है किसको, ब्रोमीन को और आयोडीन दोनों को कर सकता है। तो क्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज ब्रोमीन बट नॉट आयोडीन, गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो दोनों को कर सकता है। ऑप्शन नंबर 2 रॉन्ग हो गया। आगे देखते हैं, ब्रोमीन का कम है, सॉरी ब्रोमीन का ज्यादा है, तो ब्रोमीन किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, आयोडीन को। ब्रोमीन कैन नॉट ऑक्सीडाइज आयोडीन, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ब्रोमीन तो ऑक्सीडाइज कर सकता है आयोडीन को। फिर कहता है आयोडीन कैन ऑक्सीडाइज क्लोरीन, आयोडीन का रिडक्शन पोटेंशियल तो कम है, तो ये क्लोरीन को कैसे ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, नहीं कर सकता ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। आगे देखिए, ब्रोमीन का आयोडीन से तो ज्यादा है लेकिन क्लोरीन से कम है, तो ब्रोमीन जो है आयोडीन को तो ऑक्सीडाइज कर सकता है लेकिन क्लोरीन को नहीं कर सकता। ब्रोमीन कैन ऑक्सीडाइज आयोडीन बट नॉट क्लोरीन, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा। और बता देती हूँ मैं इसके बारे में, ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। Chlorine has the ability to take electron from bromide and iodide. Bromine and iodine cannot get those electron back. अगर एक बार ऑक्सीडेशन हो गया तो ब्रोमीन और आयोडीन क्लोरीन से वो इलेक्ट्रॉन वापस नहीं ले पाएंगे क्योंकि उनके रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, कम है। That means that chlorine is more powerful oxidizing agent than either bromine or iodine, as the reduction potential of chlorine is higher than that of bromine and iodine. तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट है, जो गिवन ऑप्शन है उनके अकॉर्डिंग। तो आज की वीडियो के लिए इतने ही क्वेश्चंस, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही लेकर आऊंगी जैसे मेरी तबीयत ठीक हो जाती है। वैसे भी एचटेट अब 2 दिन ही बचे हैं एचटेट के लिए, 2 तारीख को तो पीजीटी वालों का एचटेट है ही। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।